हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस में। बहुत ही सुंदर कोटा क्लासेस है ये, और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आइए देखते हैं इस कोटा क्लासेस में क्या क्या है। इस मोमेंटम कोटा क्लासेस में क्या है, एक इतना बड़ा सा डिजिटल बोर्ड है और एक बहुत अच्छे बायो वाले सर हैं जो आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते हैं। तो आज वही वाले बायो सर आप सभी को एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर पहुंच गए हैं आपके सामने। तो मोमेंटम कोटा क्लासेस के इस चैनल पर हम आपको आज बताने वाले हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। वो क्वेश्चंस जो आप लोगों में से कुछ यूज़र्स ने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा है। वीडियो जो था वो था व्हाट आर द चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि क्या चांस है, किस रैंक तक पॉसिबिलिटी है कि आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिल सकता है या अपग्रेड हो सकता है। तो इस वीडियो पर काफ़ी कॉमेंट्स आए हैं, उनमें से कुछ कॉमेंट्स को हम लोग आज के वीडियो में, इस वीडियो में और एक और वीडियो बनाएंगे सेम टॉपिक पे, सेम क्वेश्चंस को लेते हुए। तो क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे हैं और उनको एक्सप्लेन करते करते समय लग जाएगा, तो कम से कम 3-4 कमेंट्स इसमें और 3-4 कमेंट्स दूसरे वीडियो में हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद जो भी कमेंट्स बचते हैं उनको अगर ज़रूरत लगती है तो उन कमेंट्स को एक तीसरे वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। अब कुछ कमेंट्स जो हैं वो मेरा क्या चांस है, मेरा क्या चांस है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। उनका आंसर तो इस वीडियो में ही मैंने दे दिया था। तो उनके अलावा जो एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है उनको हम लोग ट्राई करेंगे डील करने का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है पिंकी जंघेल। इनका कहना है कि यदि यूआर का सीट खाली होता है तो ओबीसी से एडमिशन ले चुके वो यूआर में जा सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा सर। देखिए, दो चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन का दो मतलब हो सकता है, ये मैंने कमेंट में भी बताया था और उन्होंने फिर अपना काउंटर भी किया है। तो जंघेल जी देखिएगा कि क्या होता है कि अगर आप ओबीसी से हैं और उसके बाद ओबीसी की सारी सीट भर गई और सेकेंड राउंड में चांस नहीं है, जबकि सेकेंड राउंड में यूआर में चांस है, तो आप चाहें कि अपना कैटेगरी चेंज करके यूआर करें तो ये पॉसिबल नहीं है। पहला चीज़ तो ये, और ये शायद आप समझते भी हैं। इनका कहना क्या है कि मुझे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट मिला ओबीसी से, क्या मैं सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मुझे ओबीसी से ही मिलेगा या यूआर से मेरा अलॉटमेंट हो सकता है? देखिए, हो सकता है, जो मैंने आपको आंसर भी किया था। आप जिनको भी वो आंसर जानना है वो कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। उस वीडियो के सेकेंड राउंड अलॉटमेंट का जो अपग्रेडेशन का जितना भी प्रोसेस होता है, इसके पहले जो वीडियो डाला है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैंने बोला है और क्या आप जो बोल रहे हैं दोनों कैसे एक साथ सही होता है। देखिए, क्या होता है ना बेटा नहीं, आप तो हो सकता है कि पेरेंट हैं। तो क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, जिससे भी हैं, आपने पहला कॉलेज पीटीजेएनएम डाला है, यानी कि रायपुर में आप एडमिशन चाहते हैं। अब रायपुर में जितनी भी सीट्स होंगी उसमें से यूआर के लिए सीट होंगी। तो मान लेते हैं कि पीटीजेएनएम में यूआर के लिए 50 सीट है, मान रहे हैं ना, 50 एक ऐसा नंबर है जिससे समझ में आ जाता है। अब आपका ओबीसी रैंक 1 है, क्या है? ओबीसी रैंक 1, ठीक। और आपका ऑल कैटेगरी को मिलाकर जो अनरिजर्व्ड रैंक होता है वो 52 है। बात समझ में आई कि आपका ओबीसी रैंक 1 है और आपका यूआर रैंक जो है वो 52 है। मतलब इसके पहले जितने भी बच्चे हैं 51 तक वो ओबीसी के अलावा किसी और रैंक के हैं, ठीक है। तो टोटल जो रैंक आपका 52 आता है और ओबीसी 1 आता है, ऐसा हो गया है अगर किसी का। तो उसने पीटीजेएनएम भरा, उसमें 50 ही सीट यूआर के लिए है और बाकी फिर जो 20 सीट होती है वो ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो आपका जो ऑल टोटल रैंक है, अनरिजर्व्ड रैंक है, उसमें आपको सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि शुरू के 50 बच्चे पीटीजेएनएम में चले जाएंगे, आप 2 रैंक से चूक जाएंगे। तो जब आपको यूआर रैंक के आधार पर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो आपको क्या कर दिया जाता है, आपको फिर ओबीसी की सीट दी जाती है, क्योंकि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। आपके बाद वाले को मिल जाएगी, टोटल 20 बच्चों को मिलेगी। तो पहले 20 को ये देखा जाएगा कि वो यूआर से इसमें आ सकते हैं या नहीं, ठीक। अब आपको मान लीजिए आपका टोटल ओबीसी रैंक जो था वह 21 था। अगर ओबीसी रैंक 21 था तो 50 में भी आप नहीं आए पीटीजेएनएम के अंदर और 21 में भी नहीं आए आप ओबीसी के अंदर। दोनों ही कंडीशन में आपको पीटीजेएनएम नहीं मिलता है, तब आपको सेकंड प्रेफरेंस में देखते हैं। अब आपका सेकंड प्रेफरेंस जो था वो बिलासपुर था। सेकंड प्रेफरेंस जब बिलासपुर था,
अब जब आपको मैंने बोला था कि आपका ओबीसी रैंक 1 है तो आपको ओबीसी की सीट मिली, ठीक, और आपकी यूआर रैंक थी 52, तो आपको सीट किसकी मिली? ओबीसी की मिली। अब दूसरा वाला केस क्या बोला मैंने? दूसरा वाला केस क्या बोला कि आप मान लीजिए कि आपका ओबीसी रैंक 1 ना होकर आपका ओबीसी रैंक 21 है और आपका यूआर रैंक यही रख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि ऐसा केस बनता है किसी साल तो आप 21 रैंक पर हैं तो आपको तो ये यूआर की तरफ से भी नहीं मिलेगा और 20 जो है वो ओबीसी की तरफ से भी नहीं मिलेगा, आप एक रैंक से चूक जाएंगे। अब आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? बिलासपुर। अब बिलासपुर में मान लेते हैं फिर से वही केस है कि 50 सीट यूआर के लिए है और आपका जो टोटल सीट ओबीसी का है वो इसमें फिर से 20 है। अब जब आप सेकंड नंबर के कॉलेज में आएंगे तो फिर से आपको यूआर से सीट देने का प्रयास किया जाएगा और यूआर से जब प्रयास किया जाएगा तो फिर आप आ जाएंगे 52वें नंबर पर है, तो यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड नंबर में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको यूआर से सीट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अनरिजर्व्ड से सीट मिली, क्लियर। और अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं और अपग्रेडेशन होता है और ऊपर सीट खाली हो जाती है, ऊपर जब सीट खाली हो जाती है तो आप जब ऊपर जाएंगे तो ओबीसी से आपका चांस बनेगा कि ये 20 के अंदर आप आ जाए और आपका अपग्रेडेशन हो जाए। तो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट यूआर से मिला था और सेकंड अलॉटमेंट जो है वो ओबीसी से मिल गया, और इसका वाइस वर्सा यानी कि ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको ओबीसी से मिला था और ऊपर यूआर की सीट खाली होती है और आपका रैंक उसके अंदर घुस जाता है तो आपको यूआर की सीट मिल जाती है। तो अपग्रेडेशन में ओबीसी से यूआर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक आध अपवाद किसी साल हो सकते हैं कि यूआर और ओबीसी का क्योंकि रैंक जो होता है आसपास ही रह जाता है तो हो सकता है कि किसी को मिल जाए, लेकिन मुश्किल होता है। जबकि ये ज़्यादा आसान होता है कि आपको फर्स्ट राउंड यूआर मिला था और सेकंड राउंड ओबीसी मिल जाए, ये आसान है। पॉसिबल दोनों चीज़ें हैं, किया जा सकता है, मैंने बोला था चांसेस कम है। जनरली फर्स्ट राउंड में ही ये ओबीसी को यूआर की सीट मिलती है क्योंकि उसके बाद जो टॉपर बच्चे होते हैं तो छट जाते हैं और जिनके नंबर थोड़े कम आते हैं वो कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं। तो इसी कारण क्या होगा कि थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ओबीसी में फर्स्ट राउंड मिला और यूआर में सेकंड। लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन है, अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना, आपको अलाउड है, आपको सीट मिलेगी। लेकिन वो क्या होता है ना कि यूआर के बच्चे जो हैं वो भी आपके ऊपर है, तो आपका टोटल ऑल इंडिया नहीं, टोटल अनरिजर्व्ड रैंक देखा जाएगा। दोनों तरीके से पॉसिबल है और पॉसिबिलिटी कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम दूसरे वाले में चलते हैं। अब एक सीरी कप्पा जी हैं, उनका बढ़िया सा एक क्वेश्चन है कि सर शंकराचार्य में अपग्रेडेशन फॉर्म के लिए पूछा गया तो वहाँ कुछ नहीं बोले, मतलब कोई फॉर्म फिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट मिला तो सब वापस हो जाएगा, 10% फीस डिडक्ट होके। तो मुझे वहाँ जाके अपग्रेडेशन फॉर्म भरने के लिए फिर से बोलना चाहिए क्या? तो इसका मतलब है आपने शंकराचार्य में एडमिशन ले लिया है, और शंकराचार्य में एडमिशन ले लिया है मतलब आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने में इच्छुक रहे होंगे, आप अफोर्ड कर सकते होंगे, तो आपने फर्स्ट अलॉटमेंट में ले लिया है। अब इसमें क्या है, आपके लिए कंपलसरी तो था नहीं, लेकिन आपने ले लिया है, तो मतलब कि अभी आप SSIMS में पढ़ते हैं। अब आपको नहीं पता किसने बोल दिया कि कॉलेज में जाकर फॉर्म भरना है और आप जाकर कॉलेज में पूछ रहे हैं कि अपग्रेडेशन फॉर्म चाहिए। वहाँ कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। CGDME के सेकंड राउंड में ही अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। आपको फॉर्म भरना अगर किसी वीडियो में, चाहे हमारे या हमारे आसपास के किसी और चैनल के वीडियो में आपने देखकर ये सुना कि आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है, वो कॉलेज में नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? CGDME में मिलेगा। तो आपको कॉलेज में नहीं, CGDME में सेकेंड राउंड का फॉर्म फिलअप करना है, और वहाँ से अगर आपको दूसरा कॉलेज मिलता है तो आपका वही 10% जो फीस है वो काट करके वापस कर दिया जाएगा, जो कि सही बताया उन लोगों ने। आप शायद किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो गए और आपको लगा कि जो शंकराचार्य कॉलेज है वहाँ पर कोई फॉर्म भरना है ताकि आपका अपग्रेडेशन हो जाए। वो लोग क्यों अपग्रेडेशन करेंगे, उनका तो पैसा चला जाएगा, CGDME करेगी, ठीक है। तो CGDME वाले करेंगे। सेकेंड राउंड का जो फॉर्म है वो आजकल भर लीजिएगा, है ना, 11 तारीख या 12 तारीख को भर लीजिए, जब आपको समय मिलता है जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और वहाँ पर से सेकंड लिस्ट का अलॉटमेंट का इंतज़ार करिए। और इन्हीं सीरी कप्पा जी का एक और क्वेश्चन है
सर अगर सारी सीट अलॉट हो गई राउंड 1 में तो एसटी को 176 ही क्यों अलॉट हुई है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। ये इस स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन है कि मैंने बोला था कि सीट किसी के लिए बचाई नहीं जाती है, सीट पूरी भर दी जाती है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर सीट पूरी भर दी जाती है तो एसटी के लिए 180 सीट होनी चाहिए और 176 तक ही क्यों दिया गया है? जहाँ तक मुझे याद है 176 नहीं 174 तक दिया गया है। जो लास्ट में जो बच्ची है उनका जो मार्क्स है वो उनका जो रैंक है वो 174 है। 333 शायद उनका मार्क्स है, मार्क्स मुझे याद नहीं है। 174 रैंक तक दिया गया है, आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 174 पर दिया गया। 6 सीट खाली कर दी गई है। 6 सीट किसी के लिए छोड़े हैं क्या? नहीं, ये 6 सीट जो होती है ना ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो होती है रिजर्व्ड होती है। तो 6 एसटी सीट पूरी 180 में से 6 एसटी सीट जो होती है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व्ड होती है। अब ये 6 में फर्स्ट राउंड में किसी ने अप्लाई ही नहीं किया जो एसटी कैटेगरी का हो और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। दोनों एक साथ होगा तब इसके लिए एलिजिबल होंगे, और जब एलिजिबल नहीं है तो ये सीट जो है वो फर्स्ट राउंड में तो खाली जाएगी ही ना, तो इसीलिए 174 रैंक तक दिया गया है। और अगले वाले में क्या होगा? अगले वाले में होगा ये कि ये 6 जो सीट है वो 9 क्लास में चली जाएंगी, मतलब नॉर्मल सीट बन जाएंगी। और जब ये नॉर्मल सीट बन जाएंगी तो 180 रैंक तक के एसटी बच्चों को ये सीट मिल जाएगी। तो फर्स्ट राउंड में सारी सीट भर दी जाती है, लेकिन जिस कैटेगरी के लिए किसी ने अप्लाई ही नहीं किया उसकी सीट कहाँ से भरेंगे? तो सारी सीट भर दी गई है। जो भी एप्लीकेशन आता है सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, किसी के लिए बचा के नहीं रखा जाता है। तो ये जो ऐसा है, या कोई सैनिक होना चाहिए, सैनिक के लिए रिजर्व्ड है, सैनिक के लिए रिजर्व्ड है तो सैनिक कोई था ही नहीं, किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो सैनिक की सीट जो है फर्स्ट राउंड में खाली रह जाती है और फिर उसको हम लोग सेकेंड राउंड में नॉन क्लास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब जो बाकी उसके नीचे जो बच्ची है उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जो लिस्ट आई है अलॉटमेंट लिस्ट, तो उनको अब जो है नंबर क्योंकि उनका सेम है, एक रैंक नीचे है, और उनको मेडिकल कॉलेज यानी कि एमबीबीएस मिल जाएगा और डेंटल से एमबीबीएस में अपग्रेड हो जाएंगी। और ऐसे ही जो 6 बच्चे हैं उनका हो जाएगा। ऊपर से कुछ स्पेशल एसटी की सीट कट जाती है, या फिर कुछ जो टॉपर होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा से चले जाते हैं, तो ऐसे करते 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 10-12 सीट 10 सीट तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो जो 10 सीट का कोई चांस बन जाता है एसटी कैटेगरी के लिए। तो अब शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा था, वो मुझे दिख नहीं रहा अभी क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, लेजी बर्ड 123, लेजी बर्ड जी, क्या मस्त नाम है ना सर। सेकंड अलॉटमेंट में भी फीमेल रिजर्वेशन होता है क्या? अब फर्स्ट अलॉटमेंट में फीमेल रिजर्वेशन होता है क्या? देखिए, फर्स्ट अलॉटमेंट में फीमेल रिजर्वेशन को भर दिया जाता है, सेकंड अलॉटमेंट में होता है क्या, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बात मान लीजिएगा कि अगर किसी कॉलेज में 100 सीट किसी कैटेगरी के लिए है, 100 सीट अगर यूआर के लिए है तो इसमें से 33 लड़कियां होनी ज़रूरी है। 100 यूआर कैंडिडेट जाएंगे तो उसमें 33 लड़कियां होनी ज़रूरी है, ठीक है। और यदि किसी कॉलेज में 20 एसटी के बच्चे हैं, उस एसटी का 33%, 33 कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, और 6 के बाद ये हो जाएगा 6.8 समथिंग कुछ आएगा, 6.6। तो 6 लड़कियां होना ज़रूरी है। एसटी के 20 में से 6 लड़कियों का होना ज़रूरी है। अगर 6 या 6 से ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाते हैं तो रिजर्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए एसटी के 20 बच्चों का एडमिशन हुआ, 20 के 20 लड़के हो रहे थे तो 14 लड़कों को दिया जाएगा, और मेरिट को क्रॉस करते हुए 6 बाद की लड़कियों को नंबर दिया जाएगा। यानी कि अगर टॉप 20 एसटी के बॉयज़ जो हैं वो बॉयज़ हैं, मतलब जो टॉप 20 कैंडिडेट हैं एसटी के वो बॉयज़ हैं, तो शुरू के 14 को सीट देंगे एसटी कैटेगरी से, और उसके बाद लड़कों को ना देते हुए जो लड़की का, जो गर्ल का अगला रैंक होगा उसको दिया जाएगा। फिर उसके बाद 6 लड़कियां उनमें आएंगी। तो फीमेल रिजर्वेशन का ये मतलब होता है कि जितने भी किसी कास्ट को या किसी कैटेगरी को टोटल रिजर्वेशन मिलता है उसमें 33% जो है फीमेल्स का होना ज़रूरी होता है। तो ये
ये फीमेल रिजर्वेशन है। अब फीमेल की सीट जो है रिजर्वेशन को यूज़ करते हुए भरी गई है किसी जगह पर, किसी कॉलेज में, किसी कैटेगरी के लिए। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हुआ है ओबीसी फीमेल कैटेगरी के थ्रू इस कोटा को लगाते हुए किसी की सीट भरी गई है, तो मान लीजिएगा कि उनके पहले जितने भी बच्चे थे वो सबके सब मेल थे, और इसी कारण उनका क्योंकि 33% पूरा नहीं हो रहा था तो फीमेल को देना पड़ा। यदि इनका अपग्रेडेशन हो जाता है तो नीचे वाले का अपग्रेडेशन होगा, लेकिन नीचे वाले का भी अपग्रेडेशन किससे होगा? ओबीसी फीमेल से होगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो सेकेंड राउंड में रिजर्वेशन होता है, तो फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है, बस टोटल नंबर में से ही निकालना होता है। तो यदि ओबीसी फीमेल अपग्रेड होंगी तो नीचे से ओबीसी फीमेल ही अपग्रेड होंगी। ये मान लीजिएगा यूआर फीमेल अपग्रेड होंगी तो यूआर फीमेल के जगह पर यूआर फीमेल का अपग्रेडेशन नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से चलेगा। तो हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो सेकंड राउंड में होता है, बट फर्स्ट राउंड में ही सारी फीमेल सीट्स जो होती हैं वो भर जाती हैं। तो बस यही एक उम्मीद बचती है कि अपग्रेडेशन होने पर ही ओबीसी फीमेल की जगह ओबीसी फीमेल और एसटी फीमेल की जगह एसटी फीमेल को एडमिशन मिलेगा, और इस तरीके से सेकंड राउंड का अलॉटमेंट जो है वो कंप्लीट होगा। हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी आराम से धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। कॉम्प्लिकेटेड थे, तीनों चारों क्वेश्चन जो मैंने लिए थे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। कोई क्वेश्चन अगर बचता है मन में तो एक बार और पूछ लीजिएगा, फिर से हम आपको थोड़े दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जिनके भी क्वेश्चन हमने लिए हैं उन सभी का बहुत सारा थैंक यू कि आपने कमेंट किया, आप हमको फॉलो करते हैं, और इसके लिए हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहिए, और लाइक तो करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग वीडियो ये वाला मैं देख रहा हूँ कि 750 व्यू हो गए थे लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था, और लाइक जो है वो 70 भी नहीं है। तो 750 व्यू के अगेंस्ट में कम से कम 200 लाइक तो होने चाहिए। तो इसके आगे जितने बच्चे अब देख रहे हैं, इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं, उन लोग क्या करेंगे कि अगर 100 व्यू है तो 100 लाइक मुझे इस वीडियो में चाहिए, 1000 व्यू है तो 1000 लाइक चाहिए, तो कर दीजिएगा। नहीं तो फिर बुरा लगता है ना यार, कर दो यार, इतना तो कर दो, कितना मेहनत कर रहे हो तुम लोग के लिए, कर दो। ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहो, और तब तक थैंक यू वेरी मच।